बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने प्रलय मचा दी है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया में योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर खुटवनिया पंचायत की हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, कैसे पूरे गांव में समंदर भर आया है। लोग इसी पानी के बीच में किसी तरह जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। कमर तक भर गए पानी ने लोगों को यहाँ तबाह कर दिया है। बर्बादी का मंजर ऐसा है कि रूह कांप जाए। देखिए, यहाँ एक कार भी इसी पानी में बह गई थी, जिसे ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला गया। बिहार के सहरसा में बाढ़ की ये तस्वीरें दहशत में डाल देने वाली हैं। तस्वीरों में देखिए कि कैसे इतने भयानक जल बहाव के बीच लोग रस्सी के सहारे अपने आशियाने तक जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ गंडक नदी ने जमकर कहर बरपाया है। सुगौली के आसपास के इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। रास्ते बंद हैं और लोग कमर तक पानी में यूं ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि इनकी सुध लेने के लिए न तो शासन न प्रशासन कोई इनका हाल जानने के लिए नहीं आया। बिहार के नालंदा में भी बाढ़ ने दस्तक दी है। लगातार हो रही बारिश ने पंचाने नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करा दिया है। आलम यह है कि सलेमपुर इलाके में 50 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। लोगों की गृहस्थी पानी में डूबने लगी है। बाढ़ ने यहाँ रहने वालों पर भयानक कहर बरपाया है। करीब 350 बीघे में फैली भिंडी, बैगन और बोरा की फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। हबीबपुर और जलालपुर मोहल्ले भी पानी में पूरी तरह से लबालब हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। तस्वीरें देखिए। बिजनौर के मंडावर और चांदपुर इलाके में बाढ़ ने प्रलय मचा दी है। यहाँ बाढ़ ने सैकड़ों बीघे में खड़ी गन्ने की फसल को तबाह कर दिया है। आलम यह है कि पानी की वजह से पशुओं के चारे का संकट पैदा हो गया है। वहीं पिछले 3 दिन में एसडीआरएफ और सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ से 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई हुई है। यहाँ आरामबाग इलाके में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। गंधेश्वरी और द्वारकेश्वर नदियों ने यहाँ आसपास के इलाके को जलमग्न कर दिया है। दर्जनों गांव पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। पानी ने करोड़ों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि कमर तक पानी में लोग तैरकर अपने घर तक पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की बातचीत के न्योते पर चर्चा के लिए आज गुपकार गठबंधन बैठक करेगा। बैठक के बाद पीडीपी नेताओं के पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में शामिल होने को लेकर फैसला हो सकता है। रविवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें कुछ नेता बैठक के जाने के पक्ष में थे, जबकि कुछ इसके खिलाफ। खबर ये भी आई थी कि महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती हैं। आज तक से बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम की बैठक के लिए उन्हें केंद्र सरकार से अभी न्योता नहीं मिला है। वो कश्मीर से बाहर थे। गुपकार की बैठक के बाद न्योते पर कोई बयान देंगे। वहीं सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने केंद्रीय गृह सचिव का फोन आने की बात की। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर आज कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, पी चिदम्बरम के साथ साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम मीर भी शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस का कला थम ही नहीं रहा। आपसी झगड़े को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। 3 सदस्यों की कमेटी ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन अब तक पंजाब के मसले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका आरोप है कि कैप्टन का कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों के खिलाफ बेरुखी वाला रवैया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली आ रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। वहीं जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार आंख के इलाज के लिए दिल्ली आ रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक के लिए यशवंत सिन्हा, संजय सिंह, पवन वर्मा, डी राजा, जयंत चौधरी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। साथ ही इस बैठक में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा ये भी है कि इस बैठक में एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए गैर कांग्रेसी विपक्ष पर भी विचार संभव है। आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ शरद पवार की बैठक से पहले प्रशांत किशोर एक बार फिर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। एक हफ्ते में शरद पवार से ये प्रशांत किशोर की दूसरी मुलाकात रही। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार थे। ऐसे में शरद पवार की लगातार उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी में धर्मांतरण कराने की साजिश के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं हुई, जिससे साफ है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन फेल है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर धर्मांतरण के नाम पर लोगों को उलझाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि ये दोनों धर्मांतरण के बड़े गिरोह से जुड़े हैं।